तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास, तो उसका जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ बच्चों, आपको पता होगा कि आपका हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड का एग्जाम है वो 19 दिसंबर 2022 को होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सैंपल पेपर, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे 19 तारीख के एग्जाम के अंदर, और यही पैटर्न आपका 19 तारीख के एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और ये इस सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। बेसिकली सेक्शन ए प्लस में सेक्शन बी हमने पार्ट 1 वाले वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए आ गए हैं तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा, मतलब करोड़ों अरबों खरबों में बढ़ जाएगा। ये हमें लगेगा यार कि और बच्चों को वीडियोस की जरूरत है, तो हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग सैंपल पेपर देख रहे हैं। जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा हिस्ट्री का 19 तारीख को, वो 3 घंटे का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दे रखा है, जो मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 वाला वीडियो तो वहां देख लीजिएगा। सामान्य निर्देश मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, वो सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग जो करने वाले हैं वो वाले। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यानी कि सेक्शन सी और सेक्शन सी के बाद जो भी सेक्शन है हमारे डी ई, ये वाले सेक्शन आज की इस वीडियो में करेंगे। तो उसमें देख लेते हैं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो जो आपका सेक्शन सी रहेगा उस वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 30 तक, और इसके अंदर आपसे 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 300 से 350 शब्दों में उसका आंसर आपको देना होता है। और उसके आगे चले तो यहाँ पर आपका सेक्शन डी रहेगा, और इसके अंदर आपको जो है सो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक स्रोत आधारित प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, और जिनके अंदर 3 जो है उप प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक के 4 अंक देखने को मिलेंगे, मतलब सोर्स वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके आगे चले तो यहाँ पर हमारा खंड ई रहेगा, जो कि नक्शा पे आधारित, मतलब मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन जो होंगे इसके अंदर हमसे पूछे जाएंगे। कुछ और बातें यहाँ पर आपको बता रखा है जो कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, और नीचे चले तो यही चीज आपका इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देता हूँ, ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो फायदेमंद होने ही वाला है, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको समझा दूंगा, और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको शो कर दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों जो आपका 19 तारीख को पेपर होने वाला है, क्लास 12th हिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जाम, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और जो है सो कि सेक्शन सी के बाद, यानी कि सेक्शन सी और सेक्शन सी के बाद जो है सो कि जो भी सेक्शन है हमारे, उन सेक्शंस में किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं और कैसे आंसर देना है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे हिंदी में, जिसको आप दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन देखिए, इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 28वां क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इस कथन की युक्तियुक्त तर्कों से पुष्टि कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था बच्चों,
वहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर सबसे अगर गजब की बात बोला जाए तो वहां का शहर जो था ना, उसका विकास जो किया गया था ना, वो चीज था। आज के टाइम भी आप देखेंगे तो हम लोग हड़प्पा वाला शहर की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब हमारे जो शहर बने हुए हैं ना, वो हड़प्पा जैसे ही बने हुए हैं। सोचिए 5000 साल पुरानी सभ्यता जो है, इस सभ्यता का आज भी हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जो नाली जो देखते होंगे, नाली को जो ढक करके रखा जाता है ना, ठीक है, तो जिस पत्थर से नाली को ढक करके रखा जाता है, उसी टाइप के पत्थर से उस टाइम पे भी ढक के रखा जाता था। जब नाली साफ करना होता था, पत्थर हटा देते थे, जब नाली साफ हो जाता था, पत्थर रख देते थे। आज जो हम लोग घर बनाते हैं, ईंटों से बनाते हैं, उस टाइम भी ईंटे से घर बनाया जाता था, आज से 5000 साल पहले, सोचिए। ठीक है, और एक समान ईंटे, ठीक है, ईंटों का अनुपात भी मिला है, वो भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ आज तो पहले घर बना लेते हैं, बाद में नाली उली का सोचते हैं कि पानी कैसे निकलेगा। वहां पहले नाली बनाते थे, नाली और जो है सो कि पानी निकलने का जगह बनाते थे, उसके बाद वहां पर जो है सो कि घर बनाते थे। सोचिए, उसके बाद वो लोग घर बनाते थे। तो इतनी विकसित सभ्यता थी। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोल दिया हमें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। और इस कथन की आपको तर्कों से पुष्टि करनी है कि क्यों वहां पर जो शहर थे इतने ज्यादा डेवलप थे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के नगरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर नियोजित था। यानी सिंधु सभ्यता में जो भी नगर हमें मिले हैं, वहां पर जो उन नगरों में घर बने हुए हैं, इस तरह से वो ग्रिड पद्धति पे बने हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सड़कें जो है समकोण पर काटती हुई मकान हवादार बने हुए थे। ठीक है, वहां पर जो सड़कें हैं यानी रोड्स जो थे ना, वो समकोण पर 90 डिग्री पर इस तरह से काटती है आप एक दूसरे को। ठीक है, और वहां के जो मकान थे वो हवादार बने हुए थे। हवादार मतलब कि ऐसे मकान थे जहां पर हवा आने की जगह थी। ठीक है, खिड़की वगैरह इस तरह चीजों का इस्तेमाल वहां पर किया गया था। साथ ही साथ आगे चले तो यहाँ पर देखिए बताया गया है आपका कि तीसरे पॉइंट में कि सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं। कुछ और बातें बता रखा है। बेसिकली ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि एक भूमिका जरूर बांधिएगा। भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि भूमिका और निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। आपको आई बटन में जो है सो कि वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा भूमिका और निष्कर्ष बनाते कैसे हैं। अगर आप भूमिका और निष्कर्ष बनाना सीख जाते हैं और 8-8 नंबर के क्वेश्चन में अपनी एक भूमिका बांध करके अपना आंसर लिखते हैं, तो इससे जो टीचर होगा उसको बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसको लगता है कि बच्चे को आता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो टीचर जो है आपका नंबर, मान लीजिए अगर आपको नंबर 8 में से 6 मिलने वाला होता है, तो वहां पर 7 दे देता है, या कभी कभी 8 नंबर भी आपको दे देता है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा एक बारी जा करके। आई बटन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पर आप जरूर जा करके देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, ये हमने ये पॉइंट्स देख लिए 3 पॉइंट। आगे चले तो अगला देखिए, आप बता रखा है कि 4 सड़कों से घिरे आयताकार आवासीय भवन निर्मित किए गए। कुछ यहाँ पर बातें बता रखा है, और कुछ बातें यहाँ पर बता रखा है कि सिंधु घाटी जो है उसकी ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांश ईंटें आयताकार होती थी। इसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई का अनुपात 4 जो है सो कि 4:2:1 इस तरह से था। ठीक है, यानी 4:2:1 का था। वहां पर जो भी ईंटें पाई गई है ना, सबका अनुपात एक ही जैसा था। सोचिए, तो कितनी ज्यादा विकसित सभ्यता थी वो। नगरों को दुर्ग व निचले शहर में विभाजित किया गया था। वहां पर जो नगर पाए गए हैं, जो भी सिटीज पाई गई है, उसमें एक दुर्ग होता था जिसमें माना जाता है कि राजा वगैरह या अमीर बंदे रहते होंगे उसके अंदर, और निचला शहर में माना जाता था कि आम बंदे या नॉर्मल आदमी वहां पर रहा करते होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि दुर्ग क्षेत्रों को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। जो दुर्ग के क्षेत्र थे ना, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर बताया गया है कि कच्ची ईंटों के चबूतरों पर उसको बनाया गया था। कच्ची ईंटों के, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दुर्ग के खाद्य भंडार गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, धार्मिक इमारतें भी थी। तो ये कुछ और बातें यहाँ पर बता रखा है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कीजिए 8 पॉइंट लिखने का। जैसे कि इस हड़प्पा सभ्यता वाले में 8 पॉइंट आपके बन गए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 8 मार्क्स का, उसमें क्या होता है कि 4 या फिर 5 पॉइंट आपका बन पाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था तब। तो उसी, अगर आपसे ज्यादा पॉइंट नहीं बन रहे हैं, तो उसी 4-5 पॉइंट को सफिशिएंट वर्ड्स के अंदर, जैसे इसके अंदर 300 वर्ड्स तक दे रखा है, तो आप इतने शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे कि टीचर आपको इजीली 8 मार्क्स दे दे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यही क्वेश्चन की अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेम क्वेश्चन, कि द मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन जो कि सेंट्रीज
जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा इंग्लिश में, और आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया, एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी और 21वीं शताब्दी के संदर्भ में इनका जो है क्या प्रासंगिकता है। मतलब गुरु नानक देव जी जो थे वो बहुत एक तो महान व्यक्ति थे वो, और उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी वो क्या थी। जैसे कि आपसे कबीर की शिक्षाएं पूछ लेता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं क्या थी। और 21वीं शताब्दी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो क्या ये शिक्षाएं प्रासंगिक है, यानी आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो क्या उनके द्वारा बोले गए जो वचन है या उनकी शिक्षाएं, उनका एजुकेशन क्या आज के टाइम पे रिलेवेंट है, आज भी उनका कोई मतलब है। ठीक है, इस तरह से तो बिल्कुल है यार। यहाँ पर देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है कि गुरु नानक के संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। गुरु नानक देव जी के जो संदेश थे ना, उनके द्वारा जो संदेश मतलब उनका जो मैसेज था, उनके भजन और उपदेश जो हुआ करते थे उसके अंदर ही उनके मैसेजेस थे। ठीक है, जो भजन गाया करते थे और जो स्थान स्थान पर जाकर के उपदेश दिया करते थे, तो उन्हीं के अंदर उनका मैसेज छुपा होता था जो वो लोगों को देना चाहते थे। और उन्होंने निर्गुण जो भक्ति का प्रचार किया, धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। ठीक है, वो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया करते थे। वो कहते थे कि मतलब कि जैसे यज्ञ अनुष्ठान जो है सो कि स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप, इन सब का ना एक तरह से इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उन्होंने अस्वीकार किया। उन्होंने बोला कि यार इस चीज की जरूरत नहीं है, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, स्नान करना, मूर्ति पूजा करना, कठोर तप कर लो, इतना उतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, उसके आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हिंदू तथा मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकारा। उन्होंने बोला कि भाई हिंदू और मुसलमान जी का जो मतलब ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं में आप देखेंगे तो हमारी पवित्र जो है सो कि आपको गीता देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मुसलमानों की बात की जाए, इस्लाम धर्म की बात की जाए, तो उनका कुरान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों ही धर्म इनके जो धर्म ग्रंथ थे उसको नकार दिया, बोला नहीं मानता हूँ भाई इसको। ठीक है, देखिए मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ, ये उनके वचन है। ठीक है, उनकी बातें हैं। और उसके बाद देखिए बताया गया है कि बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। मतलब वो कहते थे कि भाई रब जो है ना, भगवान जो है ना, उसका कोई लिंग यानी कोई जेंडर या कोई उनका शेप या आकार नहीं है। ठीक है, रब की उपासना का सबसे सरल उपाय है कि उनका निरंतर स्मरण और नाम का जाप। गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उन्हें अनुयायियों ने उनकी मृत्यु के बाद मतलब स्वयं को संगठित कर हिंदू तथा मुसलमानों से खुद को अलग किया। ठीक है, वो बोलते थे कि भाई कोई नया धर्म बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको रब की उपासना करनी है ना, रब इन द मीन्स की भगवान, तो आपको क्या करना है कि उनका निरंतर जाप करते रहिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि मतलब पंडित वगैरह जो होते हैं या और भी नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, वो है ना कि राम राम इस तरह से करके, ठीक है, जय सिया राम, जय सिया राम, इस तरह से। मेरे दादाजी भी जो थे वो भी मतलब कि टाइम टू टाइम जो है ऐसे रात को या सुबह जब आप मतलब वो उठते थे तो ऐसे जाप करते रहते थे, सीताराम इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पर इनका भी यही कहना है गुरु नानक के अनुसार कि देखिए अगर आपको भगवान की वाकई में श्रद्धा रखते हैं आप भगवान के प्रति, तो आप उनका स्मरण करते रहिए, उनके नाम का जाप करते रहिए। और वो चाहते थे कि कोई नया धर्म नहीं बने, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो जो उनको अनुयायी थे, उनके एक तरह से शिष्य थे, उनको मानने वाले थे, उन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से खुद को अलग कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं आज भी समाज को एकजुट करने में सहायक है। जो उनकी शिक्षाएं थी आज के समाज में भी देखेंगे ना, तो समाज को एक करके रखने वाली शिक्षाएं थी उनकी। और वर्तमान युग में भी उनकी शिक्षाएं मानव और धर्म निरपेक्षता का संदेश देने के जैसे कि कारण उनकी ही प्रासंगिक है जबकि कही गई थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि वर्तमान युग में भी उनकी शिक्षाएं मानव और धर्म निरपेक्षता का संदेश देता है, यानी कि धर्म सभी के लिए अपना अपना मानो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आज भी उनका जो है शिक्षाएं वैलिड है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इंग्लिश में भी कुछ इसी टाइप से आएगा आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए इन निर्देशों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर
1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। देन उसके बाद जो है 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो है क्या निर्देश दिए गए थे वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, यानी कि हर एक साल में इनका एक तरह से कह सकते हैं एक मीटिंग टाइप होता है जो कि लाहौर में ही हुआ था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व के प्रतीक माने जाते थे। उस टाइम पे जो यंग जनरेशन थी वो नेहरू से काफी इंस्पायर्ड थी, नेहरू जी से, ठीक है। और अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, मतलब कि कंप्लीटली हम लोगों को कंट्रोल चाहिए इंडिया का, इस तरह की मांगे उस टाइम पे अधिवेशन में उठने लग गई। साथ ही साथ बताया गया कि 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाना है। ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को क्या करना है, अलग अलग स्थानों पर देश भर में एक तो आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। अब देखिए आज का झंडा और 1930 का झंडा भारत का बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो उस टाइम का जो झंडा था बोला गया कि इस झंडे को फहराइए और देशभक्ति के गीत गा करके स्वतंत्रता दिवस मनाना है आपको। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाने की उद्घोषणा सभी गांवों, सभी शहरों तक और पूरे देश में एक ही समय जो है कि संगोष्ठियां हो, यानी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए पूरे देश के लोग सभी गांव में सभी लोग एक साथ मनाएं, ठीक है। और समारोह की शुरुआत जो है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की जाए और देशभक्ति गीत गाए जाए। दिन में रचनात्मक कार्य जैसे सूत की कटाई, अछूतों की सेवा, हिंदू मुस्लिम जो है कि पूर्ण मिलन आदि किए जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये था आपका इसका आंसर। आगे चले तो आगे यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1929, mention these instructions given by Gandhi ji to celebrate Independence Day on 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में इसी के अथवा में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब आपको चॉइस दे दिया है कि यानी कि कह रहा है ये वाला चॉइस कि अगर आपको ऊपर वाला वो क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उस समय का भारत और 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो देखिए गांधी जी आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में काफी समय उन्होंने बिताया था, ठीक है। वहां पर रंग भेद की नीति के खिलाफ काफी उन्होंने काम किया था, तो भारत छोड़ करके वो गए भी थे वहां पर, ठीक है, अलग अलग जगह गए थे। तो जब 1893 में 1893 में जब वो भारत से गए थे और 1915 में जब वो भारत आए तो तब का भारत बिल्कुल अलग था और जब वो गए थे तब का भारत अलग था। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आंसर लिख सकते हैं आप कि गांधी जी ने देखा कि 1893 में उन्होंने जो भारत छोड़ा था वह उससे 1915 में अलग था, बिल्कुल अलग था भाई। क्यों? क्योंकि 1915 में राजनीतिक अर्थ में भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश रूप में ले चुका था, अधिक सक्रिय था। मतलब कहने का मतलब ये था कि अंग्रेज अब ज्यादा एक्टिव थे इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर और बातें मेंशन की गई है कि नरम दल के नेताओं ने गांधी जी के प्रेरक दृष्टिकोण और भाषण को पसंद किया। जो लोग देखिए उस टाइम पे दो टाइप के लोग हुआ करते थे, एक नरम दल वाले और एक गरम दल वाले, ठीक है। तो जो नरम दल वाले थे मतलब जो शांति से काम करने वाले बंदे थे वो लोग गांधी जी को बहुत पसंद किया करते थे, ठीक है। लेकिन जो गरम दल वाले थे, गरम दल वाले कौन, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ठीक है, और हमारे एक और लेजेंड जो है हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी हो गए। तो ये सब जो लोग थे हमारे लेजेंड लोग, ये लोग जो थे हमारे ये गरम दल में आते थे, ठीक है। तो ये लोग गांधी जी को पसंद करते थे लेकिन उतना पसंद नहीं करते थे जितना नरम दल वाले करते थे। इनका कहना था सुभाष चंद्र बोस जी का और जो है सो कि चंद्रशेखर आजाद जी का गांधी जी को कि आपके और मेरे जो है विजन सेम है। मतलब कि ये सभी चाहते थे, गांधी जी भी चाहते थे कि देश आजाद हो जाए और वो लोग भी चाहते थे, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी वो भी चाहते थे कि देश आजाद हो जाए। लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और चंद्रशेखर आजाद थे वो लोग लड़ करके अपना देश आजाद करवाना चाहते थे। लेकिन जो गांधी जी थे वो सोचते थे कि नहीं आंदोलन करेंगे तो हमारा देश जो है आजाद हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक ही थी। तो ये चीजें थी। और उसके आगे देखिए कुछ और बातें बता रखा है कि कुछ उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले उनसे प्रभावित हुए, कुछ नेता जो थे उनसे प्रभावित हुए। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय जैसे कुछ बड़े नेता राजनीतिक परिदृश्य में आए थे।
ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट में, अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया कि लाल बाल पाल क्या है, तो लाल बाल पाल मतलब लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, और बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके आगे बता रखा है कि इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत की। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आंसर आप अपना लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फोन पर आ जाया करेगा और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से इंग्लिश में लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके आगे चले तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा है जिसको मैंने 85 बार एक्सप्लेन कर रखा है कि जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियां जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी कैसे थी। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जोतदार लोग जो हुआ करते थे वो गांव में रहते थे, उनके पास एक बड़ी जमीन पर उनका कब्जा हुआ करता था और गांव के कुछ लोग मतलब काफी बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल था, यानी गांव वाले उनकी बात मानते थे। ठीक है, और जमींदार लोग गांव से बाहर रहा करते थे और वो लोग खाली टैक्स लेने के लिए गांव में आते थे, अंग्रेज लोगों के गुलाम थे एक तरह से। तो इसीलिए गांव वाले जोतदार लोगों को ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो यही चीज है। कभी कभी गांव वालों को उकसा दिया करते थे जोतदार लोग, बोलते थे कि भाई तू क्यों टैक्स दे रहा है यार जमींदार को, मैं हूं ना अपन है तेरे साथ के बेरा तने मत दे टैक्स भाई ने, ये दिक्कत है तने। ठीक है मतलब इस तरह की बातें। और उस टाइम पे तो जाहिर सी बात है उनकी लैंग्वेज कुछ और होगी, मैंने मजाकिया वे में आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। बाकी किताबी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं इस तरह से दिया हुआ है जोतदार के बारे में, जो कि धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग था जो बंगाल में काफी शक्तिशाली था। जोतदार जो था वो जमींदारों से अधिक प्रभावशाली थे, उनके शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। अब यहाँ क्या क्या था मैंने आपको बता दिया, वही चीजें यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हु आर द जोतदार्स एंड हाउ देयर पावर मोर इफेक्टिव देन ऑफ द जमींदार। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आंसर अपना देख सकते हैं बच्चों, ऐसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आगे चले तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी कि अंग्रेज लोग, वो लोग टैक्स तो कलेक्ट करते थे लेकिन जमींदार लोग उनको टैक्स नहीं दे पाते थे। क्यों नहीं दे पाते थे? क्योंकि राजस्व की बहुत ऊंची मांग थी, टैक्स ज्यादा मांग रहे थे भाई वो लोग। अब 10 रुपया लोग टैक्स से कलेक्ट कर रहे हैं, 15 रुपया वो टैक्स मांग रहे हैं, कहां से देंगे भाई? उपज की नीची कीमतें, जिससे कि कर चुकाना मुश्किल हो जाता था। जो लोग अनाज उपजाते थे वो अनाज का पैसे कम मिलता था यार, तो वो कहां से उतना टैक्स दे पाएंगे? असमान राजस्व, कहीं टैक्स ज्यादा ले रहा है कहीं टैक्स कम ले रहा है। सूर्यास्त विधि एक डेडलाइन दे देता था कि इस डेडलाइन तक आपको टैक्स देना है, कहां से देंगे भाई? पैसा है ही नहीं है। अगला है कि जमींदारों की सीमित शक्तियां। अब जमींदार लोगों का शक्ति भी सीमित कर दिया, जमींदारों की सैनिक टुकड़ी भंग कर दी, रैयतों से जमींदारों द्वारा कर वसूली में समस्या आती थी। कभी कभी जोतदार लोग हड़का देते थे किसान लोगों को, बोलते थे क्यों टैक्स दे रहा भाई तू, मैं हूं तेरे साथ। अब जमींदार बेचारा करे तो करे क्या? ठीक है, तो इस तरह से ये कारण थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको टैक्स नहीं मिल पाता था। जमींदार लोग अक्सर चूक जाया करते थे टैक्स देने में, तब उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाई डिड द जमींदार डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है, स्रोत आधारित प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सोर्स है या स्रोत है जो कि अध्याय 15 संविधान का निर्माण एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी भाषा किन दो भाषाओं का मिश्रण है। तो हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण है हिंदुस्तानी भाषा। अगला है कि गांधी जी को कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे गांधी जी। तो हिंदुस्तानी भाषा को वो चाहते थे कि ये राष्ट्रीय भाषा बन जाए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए कि राष्ट्रीय भाषा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रीय भाषा ऐसी होनी चाहिए जो समृद्ध हो और शक्तिशाली होनी चाहिए और ये मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके, ऐसी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। आंसर आपको यहीं से ढूंढ ढूंढ करके लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां नहीं मिलेगा तो हिंट जरूर मिल जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन भी पूछता है।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि रीड द गिवन सोर्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, सोर्स है आपका चैप्टर नंबर 15 यानी 15 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इंग्लिश में इस तरह से रहेगा कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ विच टू लैंग्वेजेस, तो हिंदी एंड उर्दू। उसके आगे चले तो विच लैंग्वेज डिड गांधी जी वांट टू मेक द नेशनल लैंग्वेज, तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को चाहते थे राष्ट्रीय भाषा बनाना। अगला है कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके आगे चले तो 32वां क्वेश्चन भी हमारा स्रोत आधारित रहने वाला है। देखिए ये भी आपका जो है कि गांधी के ऊपर ही है, चमत्कारिक व अविश्वसनीय है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं गांधी जी के बारे में काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, गांधी जी के बारे में जो अफवाहें फैली हुई थी तो उसके ऊपर है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस तरह से ये स्रोत है आपका और काफी इंपॉर्टेंट स्रोत है, कई बार पेपर में आ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी से पहला क्वेश्चन है कि आपके अनुसार गांधी जी के बारे में अफवाहों से क्या पता चलता है, तो लोग गांधी जी को ईश्वर के अवतार के रूप में देखते थे जो उनके दुखों को हरने के लिए आया था। लोगों को लगता था गांधी जी भाई एक भगवान से कम नहीं है जो उनके दुखों को हरने के लिए आया हुआ है। ठीक है, और आगे चले तो अगला क्वेश्चन है कि किसान जो है महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे, तो किसान महात्मा गांधी को एक उद्धारक के रूप में देखते थे जो उनके हक के दिलवाएगा, उनको मतलब एक उद्धार करेगा, उनका उनका हक जो है, उनकी जो राइट्स है वो उन सबको दिलवाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के चमत्कारिक शक्तियों के बारे में फैली किसी एक अफवाह का वर्णन कीजिए। कई सारी अफवाहें गांधी जी के बारे में फैल गई थी उस टाइम पे, तो उनमें से एक अफवाह ये थी कि आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा गांधी जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेंगे जब उनके खेत में जो गेहूं है वो तिल में बदल जाएंगे, और अगले दिन उसके खेत में क्या हुआ, सारा गेहूं जो है वो तिल में बदल गया। तो आजमगढ़ का किसान जो है वो मानने लग गया गांधी जी को ये एक अफवाह है, ठीक है, जो फैली हुई थी उस टाइम पे कि भाई मेरे खेत में जो गेहूं है अगर वो तिल में बदल गया तो मैं मानूंगा कि गांधी एक बढ़िया बंदा है, एक लेजेंड बंदा है, एक भगवान है, और अगले दिन बदल गया भाई। तो ये चीज है, तो ये एक अफवाह थी बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी देख सकते हैं इस तरह से आपका यहाँ पर दे रखा है, जिसपे मतलब अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल बोले तो इस पे बिलीव ना किया जा सके। आपका ये सोर्स पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस तरह से पूछा हुआ है, जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया सेम वही इंग्लिश में है। यहाँ पर सेकंड है 32.2 यानी कि 32.2 में 32.3 में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके आगे चले तो 33वां क्वेश्चन भी आपका स्रोत आधारित है, जो आप स्रोत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका सोर्स या स्रोत कह लीजिए दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका स्रोत है, काफी बड़ा स्रोत है, और ये संविधान सभा बहस खंड 1 का ये सोर्स है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि संप्रभुता शब्द की व्याख्या करनी है, तो इसका मतलब होता है कि लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए। कोई बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती, मतलब जो काम करेंगे अपन लोग खुद ही करेंगे, कोई बाहर का बंदा अपने को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। तो ये होता है संप्रभुता। ठीक है, खुद के फैसले खुद लेना। अगला है कि परिच्छेद में लोकतंत्र का संप्रभुता से क्या संबंध रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रहा है कि राज्य बनने जा रहा है, ना किसी दूसरे के अधीन है। ठीक है, मतलब भारत जो एक संप्रभु राज्य बनना जा रहा है, यानी कि खुद के फैसले खुद लेगा, किसी के नियंत्रण में, किसी के गुलाम नहीं है, किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं होना, और यह लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार को इंगित करने वाले गणराज्य से संबंधित है, मतलब लोकतंत्र से। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक निर्माताओं यानी संविधान निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर कैसे प्रकाश डाला, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि भारत एक समाजवादी राज्य बने। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये सोर्स काफी बड़ा सोर्स है, और इस तरह से आपका दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे गए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे हैं सेक्शन ई, बोले तो खंड ई के अंदर, जो जिसके अंदर मैप वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैप वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे, इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था उसके अंदर,
ठीक है, मतलब सैंपल पेपर नंबर 1 जो करवाया था उसके अंदर ये मैप मैंने करवा रखा है आपको ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि कल जो है सो कि मैंने एक वीडियो और डाला है आपका, एक पर्टिकुलर मैप वाला ही वीडियो डाला है जिसके अंदर 3-4 मैप डिस्कस किए मैंने आपसे, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें देख लेते हैं कि क्या मैप वाले क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है कि अमरावती एक स्तूप आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश, तो यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अमरावती यहाँ पर, यह देख रहे हैं ना। अगला है आपका राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा आप देखेंगे तो आपको राखी गढ़ी हरियाणा में यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अगला है यहाँ पर आगरा मुगलों के नियंत्रण में जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, आगरा आपको यूपी में यहाँ देखने को मिलेगा। और उसके आगे चले तो विजयनगर आपको लोकेट करना है, विजयनगर आप नीचे चलेंगे तो कर्नाटक के साइड देखने को मिलेगा। अगला है यहाँ पर 1857 से संबंधित 2 महत्वपूर्ण स्थल जो कि ए और बी में ये लोकेट कर रखा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लोकेट करके बताना है बेसिकली, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। बाकी यहाँ पर हमारा ये सैंपल पेपर नंबर 2 भी यहाँ पर एंड हो जाता है बच्चों, ठीक है। मैप वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो पर्टिकुलर मैप पर। आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। हमें लगता है कि आपके लिए और वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।